मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास में आज लेके आए हैं 45 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत और शानदार है। लेकिन दोस्तों, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो दैनिक प्रक्रिया चल रही है कि सुबह 7:15 बजे जो अपनी क्लासेस चल रही है, तो कल अपनी 7:15 बजे जो क्लास होगी वो होगी उत्तक की क्लास नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2। तो आप भी उसे देखना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए अब बिना टाइम ख़राब किए हुए अपन देखते हैं पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहे और बताइए कि कितना स्कोर आपने किया है, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सही आंसर होगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। तो सही आंसर होगा इसका केंद्र। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना होगा क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जीव द्रव्य जीवन का आधार है किसने कहा। जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये किसने कहा। तो हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार बताया। क्वेश्चन नंबर 4, चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ होता है। कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ होता है। तो कोशिका में सर्वाधिक पदार्थ होगा जल। कोशिका में सर्वाधिक जल पाया जाता है। 92% के लगभग जल पाया जाता है दोस्तों। 92% के लगभग जल पाया जाता है। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका होगी माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। लंबी पूछे लंबी तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। ये भी अपने को पता रखना है, तंत्रिका कोशिका। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा अपना इंपॉर्टेंट, कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है। कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है। तो दोस्तों, कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान RNA करता है। क्यों RNA किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, राइबोसोम में RNA पाया जाता है। यानी राइबोसोम में 50% DNA प्रोटीन और 50% RNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी प्रश्नों का सही आंसर देते रहे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कोई के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा अपना गोल्जी कोई। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र के बाहर DNA कहाँ मिलता है। केंद्र के बाहर DNA कहाँ मिलता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द किसने दिया। सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द किसने दिया। तो सही आंसर रहेगा वाल्डेयर। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया और गुणसूत्र की खोज दोस्तों स्टार्सबर्गर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा अपना दोस्तों, केंद्र के अंदर सूत्रवत रचनाएं क्या कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे सही ध्यान रखने का, केंद्र ना होकर केंद्र के अंदर सूत्रवत रचनाएं क्या कहलाती है। तो केंद्र के अंदर सूत्रवत रचनाएं दोस्तों गुणसूत्र कहलाएगी। सही आंसर रहेगा गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी लंबी। तो सबसे लंबी कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका। अपने को ध्यान रखना, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपना, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है। सही आंसर रहेगा अपना 90 to 92। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है। तो सही आंसर रहेगा अपना 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन, पुरुष के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है। पुरुष के कुल वजन का, यहाँ पे ध्यान रखना पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है। तो पुरुष के कुल वजन का 8% रक्त पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 8% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, महिला के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है महिला की, तो महिला के वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना 7%। तो पुरुष में 8% पाया जाता है और महिला में 7% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, आप जरूर आंसर देते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए ताकि ये पता लग सके। तो क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों अपना, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा बाइक स्पीड वाल्व। सही आंसर रहेगा बाइक स्पीड वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं दोस्तों, जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये भी अपने को पता रखना है, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 18, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कोष्ठ बोल दे या चैम्बर, तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपरी आलिंद और 2 निचले नीले। क्वेश्चन नंबर 19 तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, हृदय कौन सी मांसपेशी से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हृदय कौन सी मांसपेशी से बना है, तो ये पता लगाना अपने। तो हृदय मायोकार्डियम मांसपेशी से बना है, अपने को पता रखना है हृदय कौन सी मांसपेशी से बना है, तो मायोकार्डियम मांसपेशी से बना है। क्वेश्चन नंबर 20 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, यह भी अपने को ध्यान रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, जिसे अपन एरोटा बोलते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं, एरोटा बोलते हैं। तो ये भी अपने को पता रहना चाहिए कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा होती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं अपन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में। तो क्वेश्चन नंबर 21, शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि शरीर की सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त लेकर चलती है, लेकिन शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है, ये भी अपने को इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा फुसफुसीय धमनी। क्या आंसर रहेगा, फुसफुसीय धमनी। क्वेश्चन नंबर 22 और इम्पोर्टेंट प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रक्त समूह की खोज किसने की। देखिए दोस्तों यहाँ पे है रक्त समूह, और इससे पहले वाले प्रश्न था रक्त परिसंचरण। तो यहाँ पे रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी ध्यान रखने की बात है कि कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। साथ में साथ आप नोट्स बनाते रहो और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ध्यान रखना, शरीर में जितनी भी शिराएँ पाई जाती है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है वो कहलाएगी फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। ब्लड थिनर प्रोटीन किसे कहते हैं। ब्लड थिनर प्रोटीन किसे कहते हैं। ब्लड थिनर का मतलब होता है दोस्तों जो रक्त को पतला करता है वो प्रोटीन कौन सा होता है, तो ब्लड थिनर प्रोटीन हिपेरिन को कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26,
रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है दोस्तों 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ये भी अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे कोई अगर 55% ना भी हो तो 60 यानी 60% भी इसका सही उत्तर हो सकता है, लेकिन फैक्ट इसका सही रहेगा वो 55% ही सही रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 27। रक्त में रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में रुधिराणु जिसे अपन कणिकाएं बोलते हैं, तो रक्त में रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो रक्त में रुधिराणु 45% होता है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आप ज़रूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते रहे ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 28, क्वेश्चन नंबर 28 है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो सही आंसर रहेगा अपना दोस्तों पलिया। सही आंसर रहेगा पलिया, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी की मृत्यु होने पर आरबीसी पलिया में जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। बोन मेरो का दूसरा नाम अस्थि मज्जा में लाल आरबीसी का निर्माण होता है, ये भी अपने को पता रखना है, अस्थि मज्जा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपना आरबीसी के जीवन काल में कमी से कौन सा रोग होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगर वो 120 दिन से पहले मृत्यु हो रही है, 120 दिन से पहले उसकी मृत्यु हो रही है, तो आरबीसी के जीवन काल में कमी हो रही है। तो इसका कौन सा रोग होगा? तो आरबीसी के जीवन काल में कमी से होने वाला रोग थैलेसेमिया होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? थैलेसेमिया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रश्न नंबर 31। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है और बताना है आरबीसी की आकृति कैसी होती है? यानी आरबीसी की आकृति कैसी होती है, ये भी अपने को इम्पोर्टेंट है और बताना है। तो दोस्तों आरबीसी की आकृति कैसे रहेगी? तो उभयावतल रहेगी, यानी कॉनक्लेव रहेगी। कॉनक्लेव रहेगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कॉनक्लेव रहेगी, ये भी अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आरबीसी की आकृति कैसी रहती है? तो कॉनक्लेव रहती है, उभयावतल रहती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 32, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडी बनाने का काम शरीर में कौन करता है, या शरीर की जो रक्षा करता है, रोगाणुओं में सबसे पहले लड़ता है, तो कौन होता है? तो दोस्तों वो रहेगा WBC। तो WBC शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना अपने को। तो दोस्तों ज़रूर अपन ने 32 क्वेश्चन यहाँ पे हल कर लिए हैं और आप अपना स्कोर भी अपने पास में रखिए ताकि कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लास्ट में बताइए कि कितना आपका स्कोर हुआ है और आपको पता लगे कि अपनी तैयारी कितनी मजबूत है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 33 यानी 33 नंबर प्रश्न अपन यहाँ पे देखेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? लगभग पूछा ही जाता है। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन नंबर 34, बिना टाइम व्यर्थ किए अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 और इम्पोर्टेंट प्रश्न, सर्व रक्तग्राही किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह यानी जो सभी से लेता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहेंगे? तो यूनिवर्सल रक्त समूह AB को बोलेंगे, यानी ब्लड ग्रुप AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को रक्त दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप है O, यानी O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 36। तो एंटीजन का मतलब है कि वो सभी को रक्त दे सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप O, जिसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और ये सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं अपन, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन से रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कौन से रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी का मतलब कि वो इसमें सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, सभी से रक्त ले सकता है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और दोस्तों ये सभी से रक्त ले सकता है, इसका ध्यान रखना, सभी से रक्त ले सकता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रक्त में आरबीसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रक्त में आरबीसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, कि रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रक्त में आरबीसी का मापन हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी का मापन किया जाता है। तो दोस्तों आप अपने आप का स्कोर चेक करते रहिए और ईमानदारी से आप अपना स्कोर बताइए, ताकि अपनी तैयारी का जरूर पता लग सके और क्वेश्चन इस प्रकार सेलेक्ट कर सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। आप बताते रहें, इसमें आपको बिल्कुल भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर 45 में से 45 बताए, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप 45 में से अगर 15 क्वेश्चन भी आप बता रहे हैं तो वो भी आपकी बिल्कुल लीगल यानी रियल बात होगी कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो आप इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अपना अगला नेक्स्ट और क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन नंबर 39, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का काम प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा अपना यह आंसर, प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त का थक्का जमाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 40, हृदय के मध्य स्थित दीवार को क्या कहते हैं? हृदय के मध्य स्थित दीवार को क्या कहते हैं? तो हृदय के मध्य स्थित दीवार को दोस्तों अपन कहेंगे सेप्टम। सेप्टम के द्वारा हृदय 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो सेप्टम ये होती है जिसे हृदय दायां और बायां आलिंद में बटा हुआ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कहा जाता है? लाल रक्त यानी आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 42, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया हीमोरेज कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया हीमोरेज कहलाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन अपना 43 नंबर पे वो रहेगा, रक्त में आरबीसी का प्रतिघन मिमी कितनी होती है? रक्त में आरबीसी प्रतिघन मिमी कितनी होती है, यानी 100 ml रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, वो अपन देखेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 50 लाख प्रतिघन मिमी आरबीसी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपना, हृदय की मांसपेशी में रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? हृदय की मांसपेशी में रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है, यानी जो हृदय की मांसपेशी है मायोकार्डियम, उसमें रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करेगी? तो दोस्तों ध्यान रखना है, कोरोनरी धमनी हृदय में रक्त की आपूर्ति करती है। चलिए दोस्तों, अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 45, शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? तो शरीर का सिपाही किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो शरीर का सिपाही दोस्तों WBC को कहा जाता है, जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो चलिए दोस्तों, अपन आज 45 क्वेश्चन देखें और आपका कितना स्कोर हुआ ये भी आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप RK फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही अपन ऑनलाइन कक्षाएँ फ्री में दे रहे हैं। सभी कक्षाएँ, यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि पूरा कोर्स यूट्यूब पर अपने RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। तो आप ज़रूर अपने चैनल से जुड़े। तो चलिए दोस्तों, आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा और आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।